हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई एम नंदी मैम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपका सब्जेक्ट है। और इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे या जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम कई पार्ट्स में जा करके पढ़ेंगे। सो आज हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट मतलब उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या था, क्यों बनाया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो लेट गेट स्टार्टेड, आइए पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। तो जब ये एक्ट नहीं बना था तब की कंडीशन हम देखते हैं कि क्या थी और फिर हमें ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब बहुत पहले हमारा जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो नहीं बना था, तो ब्रिटिश मिस रूल प्रोवाइडिंग द पुअर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द इंडियन सिटीजन, ब्रिटिश मिस रूल के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो हमारे इंडियंस है उनकी हेल्थ में काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो हमारा इंडियन की जो एक नॉर्मल हेल्थ चाहिए उनकी केयरिंग नहीं हो पा रही है, तो हमें एक ये डेटा मिला। फिर ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड इंडिया एसोसिएशन, तो ऑब्जर्व किया गया। और तो क्या था कि फिर इंडियन ने एक रूल रेगुलेशन, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसे हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तहत रखा कि जो कि हमारा डेटा कलेक्ट कर सके जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनकी हेल्थ केयर सिस्टम का। रिपोर्ट इन इंडिया मेडिकल गैजेट ड्यूरिंग द 1920 to 30, जो अब ये रिपोर्ट थी जब एक कमेटी बनाई गई, उसने इंडियन केयर हेल्थ केयर के सिस्टम को लोगों को देखा, तो उसने क्या किया, एक अपना डेटा बनाया जो कि 1920 से 30 के बीच में उन्होंने अपना एक डेटा बनाया था और उसको प्रस्तुत किया गया। फिर इसके बाद चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, देखा गया, तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए जिससे हम अपने इंडियन सिटीज़न की हेल्थ को मेंटेन रख सकें, अच्छा रख सकें, उनको हम केयर कर सकें और अननेसेसरली चीज़ों से बचा सकें। तो जो हमारा एक्ट बना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, और उस रूल को पूरी तरीके से जो लागू करने में हमें 1945 में मतलब पूरी तरीके से हमारा जो था उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो एक्ट थे वो हमारा बना दिया गया और एक्सटेंड द होल इंडिया, और पूरी इंडिया में जो था ये एक्ट हमारा लागू कर दिया गया। बन तो गया था 1940 में ही, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते हमें ये थोड़ा सा वक्त और लग गया। अब इसके बाद में कई सारा होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी एक्ट बना दिया जाता है तो उस समय कुछ अभाव भी होते हैं या फिर डे बाय डे चीज़ें चेंज होती रहती है, तो हर एक एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम अपने एक्ट को भी मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो जो भी द ड्रग अमेंडमेंट हुआ हमारा 1955 में हुआ, फिर सेकेंड अमेंडमेंट हमारा 1960 में हुआ, फिर दोबारा इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को घटाया बढ़ाया गया जो कि हमारा 1962 में आया। ये तो अभी तक हमारा चल रहा था ड्रग एक्ट, जो कि सिर्फ हमारी मेडिसिनल प्रिपरेशन पे, जो हमारी ड्रग्स या दवाइयाँ बन रही थी उसी पे लागू किया जा रहा था। लेकिन डे बाय डे चीज़ें चेंज हुई, लोग मॉडिफाइड हुए, उन्होंने मेडिसिनल के साथ साथ अपनी चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ और भी डिफरेंट प्रिपरेशन बनाई जिसमें हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बने, तो वो हमारे आ गए। तो फिर इस एक्ट को हमने क्या नाम दे दिया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसका फिर अमेंडमेंट जब कर दिया गया, इस एक्ट का नाम मतलब द ड्रग से पढ़ के हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पड़ गया, तो इसका अमेंडमेंट 1964 में हुआ। और फिर इसको कुछ टाइम बाद इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए गए लगातार। ये फिर मतलब अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हमारे होते रहे। 1940 के बाद कई सारे अमेंडमेंट हुए और फिर 1964 के बाद 1972, 1982, 1995, और जो लास्ट अमेंडमेंट हमें अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हुआ था वो हमारा 2008 में था। तब से हम इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अब पहली बात आती है कि
कोई भी एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, कि हमें नीड क्यों पड़ी उस एक्ट को बनाने की, तो टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू द लाइसेंसिंग। स्टूडेंट्स, आपको ये तो अभी तक बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा कि हम अपनी फार्मा इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन की नीड होती है, साथ ही साथ एक लाइसेंस होल्डर की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फार्मा से रिलेटेड बिजनेस को कर सके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, मतलब क्रूड ड्रग के कल्टीवेशन से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट में जाने तक के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के भी जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं या उनका कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल के तरीके हम अपने नारकोटिक्स ड्रग को भी जो है वो उगा सकते हैं। इंडियन हेम्प है, मेडिसिनल जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। मतलब एक रॉ मटेरियल से ले करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, बिजनेस हो, सेल हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें एक अथॉरिटी, मतलब एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, एक एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि हमारे उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखता हो, वो उसमें डिग्री हो उसके पास, तो वही उन सब से रिलेटेड बिजनेस को कर सकता है। अब सेम कंडीशन हमारी अप्लाई होती थी जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, कि जो भी हमारा फार्मा रिलेटेड बिजनेस था, चाहे वो इंपोर्ट का हो, मैन्युफैक्चर का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो या सेल का हो, तो जो कॉस्मेटिक एंड ड्रग से रिलेटेड प्रोडक्ट थे उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए हमें इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। The manufacture, distribution, sale of the drug and cosmetic by qualified person only, because you know very well about of कि medicinal and cosmetic preparation ऐसी होती है कि अगर इनका कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है तो वो हमें ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, जिसे इस फील्ड का नॉलेज हो, जिसके पास इस फील्ड से नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसके पास डिग्री हो और साथ ही साथ लाइसेंस हो। वही है जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ों को, बिजनेस हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, यानी कि उनका काम जो है वो आगे कर सकता है। टू प्रिवेंट द सब स्टैंडर्ड इन अ ड्रग्स, अब जो हमारे ड्रग के सब स्टैंडर्ड्स थे उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें इस ऑब्जेक्ट को या मतलब इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी। टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, द सेल, द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। अब जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो सिद्धा है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, ये सब जो हमारी सब मेडिसिन्स थी इनके भी सेल पे, बिजनेस पे, रेगुलेट एंड मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट, मेंटेन एंड कंट्रोल करने के लिए हमें अपने इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। टू एस्टैब्लिश द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द ड्रग टेक्निकल कमेटी, एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग और द कॉस्मेटिक। अब जो हमारी क्या कहते हैं कि एलोपैथी ड्रग्स थी, एलोपैथी मेडिसिन्स थी, कॉस्मेटिक्स थे, उनको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत होती है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी वो मतलब बिजनेस कर रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डिग्री हो, लाइसेंस हो, उसको इस फील्ड का नॉलेज हो और वो टेक्निकल पर्सन भी हो, ताकि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसका हम एकदम सही तरीके से सही इस्तेमाल कर सकें और उसको हम मिसयूज होने से बता सकें, ताकि जो हमारी हेल्थ है हमारे इंडियन सिटीजन की वो हमारी रेगुलेट, कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे और उसमें किसी तरीके का हार्म ना पहुंचे हमारी नॉर्मल जनता को। अब हम बात करते हैं कि ड्रग्स क्या है। हम बार बार पढ़ रहे हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ड्रग हम किसको बोलेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस या एजेंट हम ड्रग कह सकते हैं। ऑल मेडिसिन्स एंड इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, डिसऑर्डर इन अ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन applied of the human body and purpose of repelling the insect and mosquitoes। ये तो काफ़ी लॉन्ग डेफिनेशन है, लेकिन अगर शॉर्ट में हम समझना चाहें तो किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए, उससे बचाव के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो हमारी कहलाती हैं ड्रग्स या दवाइयाँ, मेडिसिन। अब क्या है,
जो भी हमारी मेडिसिन ली जाती है, चाहे हम उनका इंटरनली यूज़ करें, एक्सटर्नली यूज़ करें, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करें या फिर हम एनिमल के लिए यूज़ करें, अगर ह्यूमन बीइंग या एनिमल में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो उसको डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उस बीमारी से रोकथाम और बचाव करने के लिए, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया है ह्यूमन बीइंग या एनिमल में, तो ऐसे हम कोई प्रिपरेशन जो कि उस बीमारी से रोकथाम बचाव कर सके, उसको डायग्नोज में हमारी हेल्प कर सके, और जितने भी हमने सारे नाम लिए उन सब चीज़ों को हम बोल देते, उस एजेंट को हम बोल सकते हैं, वो हमारी आती हैं ड्रग्स। अब ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, चाहे वो रेपिलेंट इंसेक्ट के लिए किया जाए, मॉस्किटो बाइटिंग से प्रोटेक्ट के लिए किया जाए, या फिर कोई भी ऐसी सीवियर बीमारी या डिजीज़ जिससे कि हमें रख रखाव मतलब कि में बचाव करना है, रोकथाम करनी है और उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना है। तो जो भी हम एजेंट इन सब चीज़ों को काम करने के लिए लेंगे वो हमारी कहलाएंगी ड्रग या फिर मेडिसिन। अब कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक की अब हम बात कर लें, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू रब, poured, sprinkle and spread on introduced into the otherwise applied on the human body and the part thereof, the cleansing, beautifying, promoting the attractive and altering the appearance and including the article intended to be use of the component of the cosmetic। अब कॉस्मेटिक क्या हो जाता है? ये तो थी अभी तक हमने पढ़ा ड्रग के बारे में। कॉस्मेटिक हमारा वो सब्सटेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब बिकॉज कॉस्मेटिक को ह्यूमन के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब वो बात अलग है कि आजकल के टाइम पे हम कुछ एनिमल्स के ऊपर भी ऐसे कुछ सब्सटेंस या कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि उनको भी हेल्दी रखते हैं, साथ ही साथ नरिश करने का काम करते हैं, जैसे डॉगीज़ वगैरह के लिए, या रैबिट्स जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनको हम ब्यूटीफायर इनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एक अलग है। अब हम कॉस्मेटिक की बात करें तो यहाँ पे हम मेनली ह्यूमन को लेकर के बात कर रहे हैं कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं, रब करते हैं, पोर्ड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, या स्प्रे के थ्रू जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ह्यूमन की स्किन को, बॉडी को, अपने ऐसे प्रोडक्ट्स से, या फिर उन पे ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, या जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको क्लीन किया जाए, उसको ब्यूटीफाई किया जाए, और उसको इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाए कि जो हमारी पहले कंडीशन थी वो अब उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है, और ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए जो भी हम अपने सब्सटेंस यूज़ करते हैं, चाहे वो पोर किए जाए, रब किए जाए, स्प्रिंकल किए जाए, स्प्रे किया जाए, तो ये हमारे आ जाते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, इनको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक्स। अब हमारी मिसब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं? तो अब हम मिसब्रांडेड ड्रग के बारे में क्या करें, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिनकी ब्रांडिंग में कोई मिस्टेक है या फिर कुछ उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया जाए। तो इफ़ इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर ऑफ द पॉलिश्ड एंड डैमेज कंसर्ड, इफ इट इज द मेड बाय एपियर एंड बेटर ग्रेटेड थेरापेटिक वैल्यू, इट इज अ रियली इज फॉर इट इज नॉट लेबल एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्या है मिसब्रांडेड ड्रग्स? उन्हें हम बोल सकते हैं जिनको हमने क्या किया है कि कलर्ड कोटेड या पाउडर कोटेड या उनको फिनिशिंग दे करके मतलब यूज़ करें एक तरीके से। ये हमारी एडल्ट्रेशन का रीज़न हुआ कि किसी भी ओरिजिनल चीज़ को उसके फॉर्म से चेंज करके हम अपने बेनिफिट के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी थेरापेटिक वैल्यू को हम ध्यान में नहीं रख रहे, उसमें पॉलिशिंग कर देना, उसमें कुछ कोटिंग कर देना और उसको फिर उसी हिसाब से बेचना। तो ये हमारी आ जाती है मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में। स्टूडेंट्स में कंटेंट अभी और भी है तो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप अभी तक का हमने जो भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास, और आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।